Hello everyone. In today's class we will discuss about few AC circuits. AC circuits are the one in which whenever we apply an input voltage, it should be an AC voltage. So circuit in which we apply the AC voltage, it is called as an AC circuit. In an AC circuit, there may be different components just like a resistor, inductor or a capacitor, or it may be a mixed combination of any of these. So to begin with, let us try to understand what is a phase diagram or a phasor diagram. So more appropriately, it is a phase diagram. So what is a phase diagram? So phase diagram, it is a diagram which is used to represent the alternating voltage and the alternating current in an AC circuit. तो किसी AC circuit में what is the AC voltage and what is the value of AC current, उस एक तरह से उनके जो phases के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको इंडिकेट करने के लिए हम फेज डायग्राम का यूज करते हैं. तो ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, इट इज ए फेज डायग्राम. डिफरेंट फेजेस के ऊपर ये एंगल्स जो हैं ये और कुछ नहीं है, फेजेस हैं. और इस एरो से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसको हम कहते हैं फेजर. सो करंट एंड वोल्टेज हेयर आर द फेजर्स. वेक्टर से एक तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं. जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये फेजर अपने डायरेक्शन चेंज करता रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो उसकी वैल्यू है इस तरह से चेंज हो जाती है. तो राइट साइड में उसका कॉरस्पॉन्डिंग वेव फॉर्म है और लेफ्ट साइड में एक तरह से फेजर डायग्राम है जो फेज रिलेशनशिप यानी कि एंगल जो है साइन और एसी करंट और एसी वोल्टेज के उनके बीच का एक तरह से रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है. सो दिस इज अ फेज डायग्राम. So it shows the variation of AC current with respect to the AC voltage or EMF in an AC circuit. Okay, so let us take now the AC circuits. The very first circuit, it will be a AC circuit with a pure resistor. तो ये सबसे पहला सर्किट है जो हम लेंगे यहाँ पे, और ये कुछ ऐसा सर्किट होगा जिसमें सिर्फ अकेला रजिस्टर कनेक्टेड है एज ए कंपोनेंट एलिमेंट. Okay, so here we are taking an AC circuit, simple AC circuit, जिसमें इनपुट वोल्टेज जो है वो AC है, अल्टरनेटिंग है, चेंजिंग है, और यहाँ पे सिर्फ एक कंपोनेंट हमारे पास है, कौन सा? रजिस्टर. तो हमें पता है रजिस्टर इज नथिंग बट अ सिंपल कंपोनेंट विच बिहेव्स आइडेंटिकली इवन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज चेंज्ड. करंट अगर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है या जो ईएमएफ है अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो उसका जो रेजिस्टेंस का बिहेवियर है करंट या वोल्टेज की तरफ वो चेंज नहीं होता, इट बिहेव्स आइडेंटिकली. ओके, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो ईएमएफ हम अप्लाई करते हैं उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है? इट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. कहने का मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी होगी? E नॉट, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है ईएमएफ की. कुछ बुक्स में इसको EM भी लिखा हो सकता है जस्ट टू इंडिकेट E नॉट या EM. यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ. अब क्योंकि ये अल्टरनेटिंग है, चेंजिंग है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि टी टाइम के ऊपर जो ईएमएफ की वैल्यू है वो कितनी है? E नॉट, मैक्सिमम वैल्यू के साइन ओमेगा टी टाइम, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर. तो जब भी हमें कोई एसी सर्किट डिस्कस करना है, चाहे वो रजिस्टर वाला सर्किट है, प्योर रजिस्टर वाला या प्योर इंडक्टर वाला या प्योर कैपेसिटर वाला या उनके कॉम्बिनेशन वाला कोई भी एसी सर्किट डिस्कस करना है, तो वहाँ पे हमें दो चीज़ें एक तरह से समझनी है. एक तो जो एसी ईएमएफ हम अप्लाई कर रहे हैं या वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं, एक वो, और दूसरा उसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग करंट फ्लो करेगा उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू. ये दो चीज़ें ही हम यहाँ पे चाहते हैं और दोनों को हम साइन की फॉर्म में ही कन्वर्ट करते हैं, तभी हम उनके जो फेजेस के बीच में रिलेशनशिप है उसको समझ सकते हैं. तो हमारा काम यही है यहाँ पे कि कोई भी ऐसी सर्किट है उसमें अल्टरनेटिंग ईएमएफ की कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर अप्लाई करते हैं तो उस समय करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड आउट करना है. ओके, सो वी आर टेकिंग दैट वी आर अप्लाइंग द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ गिवन बाय दिस इक्वेशन. हमेशा ही हम इस तरह से ही शुरू करेंगे. अब रजिस्टर
क्या करेगा, इट बिहेव्स आइडेंटिकली। तो जो करंट होगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट फॉर दिस इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इट इज गिवन बाय ई अपॉन आर। तो ओम लॉ जो है सभी तरह के सर्किट्स में, चाहे एसी सर्किट है, चाहे डीसी सर्किट है, इंडक्टिव है, रिएक्टिव सर्किट है, या फिर कैपेसिटिव सर्किट है, या फिर इनका मिक्स ग्रुपिंग वाला कोई सर्किट है, तो हर जगह वहां पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इट इज गिवन बाय ई अपॉन आर। यहाँ पे ई क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और आर क्या है, जो भी हम रजिस्टर यूज कर रहे हैं उसका रजिस्टेंस। तो ई की वैल्यू हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, विच इज ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन आर अलग से और साइन ओमेगा टी अलग से, बिकॉज ई नॉट और आर इट इज समथिंग कांस्टेंट, राइट। तो करंट जो है क्या फॉर्म ले लेता है, इट इज गिवन बाय ई नॉट अपॉन आर टाइम्स साइन ओमेगा टी। सो व्हाट इज दिस term inside the bracket, it is E naught upon R. This is the maximum value of EMF and R is the resistance of course. So this gives the maximum value of current, क्योंकि करंट की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब EMF की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू हम यूज कर रहे हैं E नॉट, तो उस केस में ये जो रेशियो है E नॉट अपॉन R, ये क्या सिग्निफाई कर रही है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इट टेक्स द फॉर्म I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, where I naught it is equal to E naught upon R. I naught यहाँ पे क्या है, it is the maximum value of the current which takes place at the maximum value of the applied alternating EMF. तो यहाँ से जो रजिस्टर है इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से, which is E naught upon I naught, which is very similar to as we have discussed during the Ohm's law. Okay. तो अब हमारे पास ये ईएमएफ हम अप्लाई करते हैं और ये करंट जो है सर्किट में फ्लो होता है, बस यही दो फार्मूला हमें यहाँ पे चाहिए थे। अब हम यहाँ पे इनको आपस में कंपेयर करते हैं। हम देखते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है, उनके फेजेस के बीच में, तो फेज कहाँ है, इज ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ जब इतनी थी तो फेज कितना था, ओमेगा टी। जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट की बात कर रहे हैं तो फेज हमें वहां भी कितना मिला, ओमेगा टी। तो हम क्या देख रहे हैं कि फेज जो है दोनों अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट दोनों में ही सेम है। इसका मतलब अगर हम एक ऐसा सर्किट यूज करते हैं जिसमें सिर्फ अकेला रजिस्टर ही जुड़ा हो, इसीलिए हम इसको प्योर रजिस्टर बोल रहे हैं, कोई और कंपोनेंट नहीं जुड़ा हो, तो उस सर्किट में जो फेज रिलेशनशिप होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है और अल्टरनेटिंग करंट हैं, दोनों के फेज ही जो हैं वो सेम होंगे। दे विल हैव नो फेज डिफरेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, they have no phase difference in case of a pure resistive circuit. So whenever we have an AC circuit with a pure resistor, the AC voltage and AC current have no phase difference, they have the same phases, right? Phases मतलब angles about which their vector rotate. तो अब ये चीज तो हमने समझ ली कि उनके बीच में कोई फेज नहीं है, EMF and current are in the same phase, they have the same phase. अब हमारा अगला काम यहाँ पे होगा कि हम यहाँ पे इन दोनों वेव फॉर्म को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट, दोनों को ही एक वेव फॉर्म में कन्वर्ट करें और साथ ही साथ उनका जो फेस रिलेशनशिप है उसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, जिसको हम फेस डायग्राम कहते हैं, जैसे हमने अभी इंट्रोड्यूस किया, राइट। तो पहला काम कर लेते हैं, वेव फॉर्म के ऊपर प्लॉट करना है, तो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ है और करंट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे जैसा यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो है टाइम रहेगा, राइट। तो अल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ ईएमएफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन की फॉर्म में, जैसे ये ब्लू कर्व आप देख रहे हैं, ये साइन फंक्शन का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है। तो मतलब ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ इट इज हैविंग द साइन फंक्शन हैविंग द सेम फेज ओमेगा टी, राइट। अब हम रिप्रेजेंट कर देते, तो इसलिए हमने, और यहाँ पे अगर अल्टरनेटिंग ईएमएफ या वोल्टेज की बात करते हैं तो ये वैल्यू जो इसके हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर होगी, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ, और वी कैन से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, जिसको हम ई नॉट यहाँ पे लिखेंगे, दिस। तो ये जो ब्लू लाइन का ग्राफ है, ब्लू कलर का ग्राफ है, दिस इज फॉर अल्टरनेटिंग ईएमएफ, इनपुट अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो उसके लिए इक्वेशन जो है यहाँ पे साथ में इसी ग्राफ के साथ हमने यहाँ पे लिख दी है। ओके, अब हम इसके इसी ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे करंट को, क्योंकि तभी जो है फेस का एग्जैक्ट और क्लियर इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी दोनों के बीच में। तो करंट इट इज ऑल्सो ए साइन फंक्शन, तो इसका मतलब इसका ग्राफ भी इसी तरह से रहेगा,
राइट, क्योंकि कोई फेस नहीं है। कोई फेस नहीं है, इसका मीनिंग क्या है कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी उसी समय के ऊपर करंट भी मैक्सिमम होगा। इनके जिस फेस के ऊपर अल्टरनेटिंग वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगी, उसी फेस के ऊपर जो अल्टरनेटिंग करंट है वो भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा। उसी तरह से जिस फेस के ऊपर अल्टरनेटिंग ईएमएफ अपनी जीरो वैल्यू अटेन करेगी, जो अल्टरनेटिंग करंट है उतने ही फेस के ऊपर अपना मिनिमम वैल्यू, यानी कि सॉरी नॉट मिनिमम बट जीरो वैल्यू अटेन करेगी, राइट। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द सेम फेस। तो इसलिए दोनों का जो ग्राफ है बिल्कुल आइडेंटिकल है। जहां पे दोनों जीरो है, एक जीरो है, वहां पे करंट भी जीरो है, और जहां पे ईएमएफ मैक्सिमम है वहां पे करंट भी मैक्सिमम है। तो इस तरह से ये वेव फॉर्म की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है व्हेन एवर वी हैव ए एसी सर्किट विद ए प्योर रजिस्टर। और इसकी इक्वेशन भी हमने यहाँ पे लिख दी। तो रेड कलर का जो ग्राफ है इट इज फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या सिंपली अल्टरनेटिंग करंट। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि करंट की वैल्यू न्यूमेरिकली इट इज स्लाइटली लेस, बिकॉज करंट इट इज समथिंग विच इज कैलकुलेटेड ऑन ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रजिस्टर। तो कुल मिलाकर आपको एक करंट की वैल्यू कंपैरेटिवली कम मिलेगी न्यूमेरिकली। ओके, सो दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ alternating EMF and alternating current in case of a resistor circuit, AC circuit। और यहाँ पे अगर इनके बीच के जो फेजेस हैं इनको भी हमें वोल्टेज और करंट के बीच के जो फेजेस हैं इनको अगर रिप्रेजेंट करना हो वेक्टर फॉर्म में, तो एक तरह से मतलब वो फेजर डायग्राम हम उसको कहते हैं। तो ये फेजर्स हैं, ये जो वेक्टर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिंपल जो इसका डायग्राम है वो ये है कि आप दो एक्सिस ड्रॉ करें, एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस, राइट। एक वेक्टर पहले आपने ई यानी कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज उसको रिप्रेजेंट कर देना है, तो उसका जो वेक्टर होगा वो लॉन्गर होगा विच इज रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे इसकी वी वैल्यू क्या कही जाएगी, पीक वैल्यू, या सिंपली आप इसको ई लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट ये जो सॉरी ई एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, इसको हम उसका फेस कहेंगे, तो ये ओमेगा टी है तो इसको ओमेगा टी लिख देंगे। अब क्योंकि करंट भी सेम एंगल के ऊपर ही है, तो इसका मतलब करंट भी सेम एंगल सेम फेस के ऊपर ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस तरह से करंट भी सेम वेक्टर के अलॉन्ग रहेगा, हालांकि इसकी लेंथ थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि करंट इट इज समथिंग दैट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग ईएमएफ बाय रजिस्टर आर। तो न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू थोड़ी कम रहेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वेन एवर द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट हैव द सेम फेस, दे आर रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। तो उनके जो फेजर्स हैं, मतलब alternating current or alternating voltage, these are called as the phasors, they are along the same direction at the same phase, right। so this is the phasor diagram। तो यही दो हैं। कई बुक्स में फेजर डायग्राम यहाँ पे आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे इस डायग्राम में है, यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो ये इधर करंट है या जो भी है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्सिस है, तो यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज और आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है और आर में से जो करंट है, आर मतलब रजिस्टर, दे आर अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे दोनों ही फेज अगर सेम है तो वहाँ पे उनको हमें शो करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि करंट और वोल्टेज एक दूसरे के अनुसार किस तरह से है। तो यहाँ भी इस डायग्राम से पता चल रहा है दैट करंट इज अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन ऑफ द वोल्टेज। इसका मीनिंग यही है कि जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम। करंट अपनी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है सेम फेज के ऊपर ही अचीव करता है एज द वोल्टेज। तो इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चलिए अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और आगे हम डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास रजिस्टर के बजाय एक ऐसा सर्किट हो जिसमें प्योर इंडक्टर यानी कि ओनली इंडक्टर कनेक्टेड हो, जैसा यहाँ पे सर्किट डायग्राम में शो किया गया है, तब उस केस में अगर ईएमएफ हम कोई अप्लाई करते हैं तो करंट कितना मिलता है और उसके जो फेजेस हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और जो उसका वेव फॉर्म है वो किस तरह से रहता है। सो टू बिगिन विद यहाँ पे एक इंडक्टर हम ले लेते हैं जिसके अक्रॉस हम कोई एसी सोर्स हमने जोड़ दिया है, विच इज गिविंग द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ टू बी ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ठीक उसी तरह से ये ईएमएफ हम अप्लाई कर देते हैं। अब हमारा काम क्या है, हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए अब क्योंकि ये इंडक्टर है तो ये डिफरेंटली बिहेव करता है, ये एक रजिस्टर की तरह बिहेव नहीं करता है। इसके लिए करंट का वेरिएशन और जो करंट की डायरेक्शन है दोनों ही डिफरेंट रोल प्ले करती हैं, मतलब दोनों के अगेंस्ट वो या दोनों के प्रति वो डिफरेंटली बिहेव करता है, डायरेक्शन एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी मीन्स वेरिएशन ऑफ द करंट।
अब क्योंकि ये इंडक्टर है तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, वेरिएबल ईएमएफ की वजह से इसमें वेरिएबल करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से इसमें वेरिएबल यानी कि चेंजिंग एक तरह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, विच इज गिवन बाई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। यहाँ पे माइनस का सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि माइनस तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। सिग्निफिकेंस यहाँ पे सिर्फ ये है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये अपोज करती है अपने ही कॉज को। कहने का कॉज इसका क्या है, दिस चेंजिंग ईएमएफ ऑफ द सोर्स गिवन बाय द सोर्स। तो इसको चेंज होने से ये अपोज करेगा, दैट इज व्हाई इट इज द अपोजिंग ईएमएफ। तो इसमें जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है इट इज गिवन बाय एल डी आई अपॉन डी टी। ये जो एसी सोर्स है अगर इस रेट के साथ करंट को सर्किट में चेंज करता है तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, दिस विल बी गिवन बाय एल डी आई अपॉन डी टी। दिस इज द ईएमएफ विच इज इंड्यूस्ड। यहाँ पे एल इट इज द कांस्टेंट फॉर दिस इंडक्टर एंड इट इज कॉल्ड एज इंडक्टेंस। ओके, तो अगर ये अपोज करेगा, इसकी नेचर अपोजिंग है, इसका मतलब जो सोर्स है उसको इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा in order to maintain the current in the circuit. तो इसका मतलब in order to maintain the flow of the current, the applied EMF or we can say source has to do the work and applied EMF should be equal and opposite to the EMF which is induced in the inductor, right? So that means EMF which is applied according to this equation, EMF applied it is equal to EMF which is induced. तो यहाँ पे माइनस साइन हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि माइनस यहाँ पे सिंपली हम उसका मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं। तो दिस अप्लाइड ईएमएफ इट शुड बी इक्वल टू द ईएमएफ विच इज इंड्यूस्ड, ओनली देन द करंट कैन बी मेंटेन्ड इन द सर्किट। सो दिस इज द अप्लाइड ईएमएफ एंड दिस इज द ईएमएफ विच इज इंड्यूस्ड। तो अब इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें और यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे डी टी को दूसरी साइड ले जाएंगे और इस एंड के ऊपर हम यही चीज़ रखेंगे और एक साइड हम डी आई रख देंगे। तो मैथमेटिकली हम इसको थोड़ा सा ट्रांसपोज करके इस तरह से लिख देते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ है उसकी वैल्यू भी रख देते हैं विच इज़ ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से एक तरफ डी आई रहेगा और बाकी सभी टर्म दूसरी साइड, तो दूसरी साइड जाके एल जो है डिवाइड करेगा विच इज़ ई नॉट अपॉन एल इंटू साइन ओमेगा टी और डी टी उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। इसका मतलब है डी टी टाइम के लिए इतना करंट जो है वो फ्लो करेगा whenever the instantaneous value of EMF is given by this equation. ओके, तो टोटल वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा, हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब यहाँ पे ई नॉट और एल दीज आर समथिंग कॉन्स्टेंट, सो दिस कम्स आउट ऑफ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इन साइड वी आर लेफ्ट विद ओनली साइन ओमेगा टी डी टी। तो साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है इट इज नथिंग बट माइनस कॉस ओमेगा टी, राइट, minus cos omega t into divided by omega. So this is the integration of sin omega t. ये मैथमेटिकली है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सप्रेशन है कुछ इस तरह से रिड्यूस हो जाता है। जो ओमेगा नीचे आया उसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया और साथ में ये माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस कॉस ओमेगा टी इट इज़ नथिंग बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग इट इज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। याद रखिए यहाँ पे माइनस साइन को भी हमें एडजस्ट करना है, तो इसलिए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, दिस इज व्हाट माइनस कॉस ओमेगा टी इक्वल्स। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ये सॉरी नॉट लेफ्ट हैंड साइड बट ये जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म बची है कांस्टेंट है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक तरह से हमें यहाँ पे करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये तो एक तरह से वेरिएबल फैक्टर है जिसके अनुसार करंट चेंज हो रहा है। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ये टर्म जो है इट शुड रिप्रेजेंट द करंट। सो दिस करंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इट इज इक्वल टू ईएमएफ ई नॉट डिवाइडेड बाई समथिंग। दिस समथिंग इज प्लेइंग द रोल ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड बाय दिस कंपोनेंट टू द एसी, राइट। तो ये एक तरह से क्या रोल प्ले कर रहा है, अपोजिशन का। जैसे रजिस्टर का अपोजिशन जो है जिसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, तो ये एक तरह से इंडक्टर का अपोजिशन है जो एसी सर्किट में रहता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो रेशियो है दिस इज नथिंग बट द करंट, ईएमएफ डिवाइडेड बाय सम अपोजिशन, दिस इज नथिंग बट द करंट। अब ये ईएमएफ ई नॉट के ऊपर मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये करंट कौन सा रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। सो देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इट इज गिवन बाय आई नॉट, दिस term inside bracket it is I naught, maximum value of current. This is nothing but the maximum value of current. It is given by maximum value of EMF divided by some opposition offered by the inductor.
into minus cos omega t, it is nothing but sin omega t minus pi by 2. So this is the value of instantaneous current in case of a pure inductive circuit. A pure inductive circuit is the one in which there is only one component inductor and there is no other component. Okay, तो यहाँ पे हम I नॉट की वैल्यू जो है कितना लिख रहे हैं, I नॉट इज नथिंग बट E नॉट अपॉन ओमेगा L. यहाँ पे ओमेगा L इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ द रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट. यहाँ पे एक तरह से इस रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस नाम न देके क्या नाम देते हैं, रिएक्टेंस नाम देते हैं. रिएक्टेंस नाम क्यों देते हैं, और इसको हम XL यानी कि इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं XL से. दिस इज नथिंग बट द reactance or we can say opposition offered by the inductor to the AC circuit. So it is given by omega L. XL is nothing but omega L. तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से अगर ओमेगा L मतलब XL फाइंड आउट करना है तो वो किसके बराबर आ जाएगा, E नॉट अपॉन I नॉट. So XL is the inductive reactance, means reactance of the inductor to the AC circuit. इट्स SI यूनिट इज ऑफ कोर्स ओहम, क्योंकि ये भी एक अपोजिशन ही है करंट के लिए, तो इसके भी जो यूनिट हैं वो वही रहेंगे जैसे एक रेजिस्टेंस के रहते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास EMF हमने अप्लाई करी और करंट हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया. यही दो काम हमारे यहाँ भी हैं. तो यहाँ अब हम EMF, अल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ EMF और अल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ करंट दोनों को कंपेयर करते हैं. तो हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच का जो फेस है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है. राइट, द फेस ऑफ करंट इज ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 एंड फेस ऑफ EMF इज ओमेगा टी. सो दैट मीन इसका मीनिंग क्या निकलता है कि फेस जो है इसका कम है. कम होने का, करंट का जो फेस है वो कम है. कम होने का मतलब ये है पाई बाई 2 कम है. इसका मतलब करंट की वैल्यू पाई बाई 2 पीछे चलती है, यानी कि पहले EMF मैक्सिमम होगा. राइट, दे आर नॉट गेटिंग दियर मैक्सिमम वैल्यू अल्टरनेटिंग EMF एंड अल्टरनेटिंग करंट, दे आर नॉट गेटिंग दियर EMF सॉरी मैक्सिमम वैल्यूज एट द सेम फेस. Right, they are getting their values maximum after a difference of pi by 2. अगर EMF की वैल्यू जो है मान लीजिए मैक्सिमम हो जाती है किसी एंगल के ऊपर पाई बाय 2 के ऊपर, क्योंकि साइन ओमेगा टी जब पाई बाय 2 होगा तो जो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो पाई बाय 2 बाद में मैक्सिमम होगी. सो दिस इज व्हाट इट मीन माइनस पाई बाई 2. तो इसका मतलब ये बाद में मैक्सिमम होगी. तो जब EMF की वैल्यू मैक्सिमम है, करंट की वैल्यू उसके पाई बाय 2 एंगल यानी कि फेस के बाद तब जाके मैक्सिमम होगी. सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय दिस फेस डिफरेंस. इसका मतलब है करंट बाद में मैक्सिमम हो रहा है. सो इसको हम कहते हैं दैट करंट लैग्स बिहाइंड EMF. और कितना लैग्स बिहाइंड मतलब पीछे चल रहा है, और कितना पीछे चल रहा है, पाई बाय 2. दोनों यहाँ पे दोनों के फेजेस का डिफरेंस आप देख सकते हैं, इट इज पाई बाई 2. तो ये इस तरह से हम इसको वेव फॉर्म के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं. तो सबसे पहले हमने रिप्रेजेंट किया उसी अल्टरनेटिंग EMF को, तो A नॉट उसकी मैक्सिमम वैल्यू है. राइट, तो अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, पाई बाय 2 पीछे. तो नेगेटिव एक्सिस के ऊपर हम शुरू करेंगे इससे पीछे. तो कहने का मतलब अगर इस पाई बाय 2 एंगल के ऊपर EMF की वैल्यू मैक्सिमम हो जा रही है तो उसके ठीक पाई बाय 2 के बाद करंट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी. राइट, तो इसका मतलब पाई बाय 2 के बाद पाई बाय 2 कितना, पाई एंगल के ऊपर टोटल पाई फेस के ऊपर जाके इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी. दिस इज व्हाट इट मीन. सो करंट इज अटेनिंग इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आफ्टर ए फेस ऑफ पाई बाय 2. सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड दैट करंट इन केस ऑफ ए AC circuit with a pure inductor, the current lags behind the EMF by pi by 2 radians. और उसी तरह से अगर इसको फेज डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसी तरह से पहले एक्स और वाई एक्सिस को प्लॉट कर दिया, और सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे जो EMF हमने अप्लाई करी थी. तो उस तरह से हमने इस एंगल के अलॉन्ग मान लीजिए अगर इसको रिप्रेजेंट कर दिया एक वेक्टर से, मतलब एक फेजर से, तो वो कितना उसका एंगल है, ओमेगा टी. तो उसको एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी एंगल बनाते हुए हम शो कर देंगे. अब करंट जो है उससे पाई बाय 2 पीछे है, तो उसका मतलब जहां पे EMF है उससे पाई बाय 2 पीछे, जहां पे EMF है उससे पाई बाय 2 पीछे, मतलब उसके 90 डिग्री पीछे, आगे की तरफ नहीं, इससे पीछे की तरफ. तो यहाँ पे EMF अगर मैक्सिमम हो रही है तो इसका मतलब इतना एंगल के बाद करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर पाएगा. सो दिस इज द फेज डायग्राम इन केस ऑफ ए प्योर इंडक्टिव सर्किट. अब आगे हम बात करते हैं अबाउट
ए सर्किट विद ए कैपेसिटर, एक ऐसा सर्किट जिसमें अकेला कैपेसिटर एज ए कंपोनेंट जुड़ा है। तो हियर इट इज द कैपेसिटर और उसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं कितना है, C है, और उसके अक्रॉस कोई हम EMF अल्टरनेटिंग EMF का सोर्स जो है जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर भी एक डिफरेंट कंपोनेंट की तरह बिहेव करता है, एक रजिस्टर की तरह बिहेव नहीं करता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF जो हम अप्लाई कर रहे हैं थ्रू दिस AC सोर्स, इट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम t the value of EMF is given by this, and we already know this relationship about the capacitance of the capacitor, which is C is given by Q upon V. Q is the charge stored divided by V is the potential across the plates, right? तो चार्ज कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट यहाँ पे V के बजाय हम क्या यूज कर रहे हैं, E सिंबल यूज कर रहे हैं, द EMF। तो जो चार्ज है इट इज गिवन बाय C टाइम्स E, यहाँ से चार्ज इज C टाइम्स वोल्टेज या EMF। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू मीन्स चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू EMF E। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF है तो इतना चार्ज वो स्टोर करेगी, राइट, विच इज गिवन बाय E नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो चार्ज स्टोर है वो कितना हो जाएगा, इट इज C E नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। तो अगर इतना चार्ज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज एट टाइम t whenever EMF is E, then instantaneous value of current it is given by dq upon dt by definition of the current। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू रखनी है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे C E नॉट इट इज समथिंग कांस्टेंट, राइट, इट इज समथिंग कांस्टेंट, और अंदर जो है वो साइन ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं विच इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे ये जो टर्म है, दीज थ्री टर्म्स आर समथिंग कांस्टेंट, कैपेसिटर C, कैपेसिटेंस C, E नॉट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF एंड द ओमेगा द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट, which is nothing but to detect the or to tell about the frequency of AC। तो यहाँ पे दिस इज समथिंग कांस्टेंट, इसको हम थोड़ा सा, क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट शुड टेक द फॉर्म ऑफ EMF डिवाइडेड बाई अपोजिशन और वी कैन से रेजिस्टेंस, जस्ट लाइक दैट। लेकिन यहाँ पे इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको किस तरह से लिखते हैं, ऊपर तो EMF ही रखना है और नीचे जो है टर्म एक यानी कि C और ओमेगा जो है नीचे जाने चाहिए, लेकिन हम इसको एज इट इज नहीं उतारेंगे। तो हम क्या बात करेंगे, दैट करंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इट इज नथिंग बट E नॉट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ओमेगा C, E नॉट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ओमेगा C। सो दिस इज द term which is playing the role of opposition offered by the capacitive circuit to the AC circuit, right। और साथ में cos ओमेगा t जो है वो सेपरेटली हम लिख देते हैं। तो जैसा यहाँ पे शो किया गया है, नाउ दिस वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ व्हाट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ सेज। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इट इज नथिंग बट E नॉट अपॉन समथिंग विच इज इन दिस ब्रैकेट, दिस समथिंग इट इज नथिंग बट यहाँ पे 1 upon omega C। So this is the opposition offered by a capacitor circuit, right। तो एक तरह से ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, E नॉट EMF डिवाइडेड बाई सम अपोजिशन, सो दिस इज द करंट। सो इट इज E नॉट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग द करंट एट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द EMF, सो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। और यहाँ पे cos ओमेगा टी, इस क्योंकि हमें यहाँ पे सेम साइन फंक्शन में ही करंट भी चाहिए, तो यहाँ पे cos ओमेगा टी को हम कन्वर्ट कर देते हैं साइन की फॉर्म में। तो यहाँ पे cos ओमेगा टी जो है आ जाता है हमारे पास ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री। सो देयरफॉर दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF इन केस ऑफ AC सर्किट विद ए प्योर कैपेसिटर। प्योर कैपेसिटर मीन्स ओनली अ कैपेसिटर। तो यहाँ पे I नॉट किसके बराबर हमने पाया, I नॉट इट इज नथिंग बट E नॉट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ओमेगा C, E नॉट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ओमेगा C। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अब यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा C, दिस इज नथिंग बट द रिएक्टेंस और वी कैन से अपोजिशन, यहाँ पे हम उसको रिएक्टेंस का नाम देते हैं, रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं। सो दिस इज द रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर एंड इट इज गिवन बाई 1 अपॉन ओमेगा C, इसको हम लिखते हैं XC से,
ठीक वैसे ही जैसे इंडक्टर का जो अपोजिशन था XL से लिखा था, कैपेसिटर का जो अपोजिशन है उसको हम XC से लिखेंगे, और इसको हम नाम देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस या रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, राइट। क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये AC की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके अनुसार ये बदलती रहती है, राइट। तो इट इज गिवन बाई 1/ωc। तो अगर यहाँ पे हमें 1/ωc फाइंड आउट करना है, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड आउट करना है, तो विच कम्स आउट टू बी E0/I0, ठीक उसी तरह से जैसे इंडक्टर के केस में है। और यहाँ भी इसके यूनिट्स, क्योंकि अपोजिशन है, तो यहाँ भी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसके भी यूनिट क्या रहेंगे, ओहम। तो मतलब इसके यूनिट्स हमारे पास क्या रहेंगे, ओहम। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब हमारा यहाँ भी वही काम रहेगा, हमें सबसे पहले इनको वेव फॉर्म की फॉर्म में ड्रॉ करना है, द अल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ EMF एंड द अल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ द करंट, इन दोनों चीज़ों को। तो सबसे पहले EMF को रिप्रेजेंट करेंगे, तो EMF विच इज़ ए फंक्शन ऑफ साइन, तो साइन फंक्शन की तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे यहाँ पे ब्लू कलर का ये ग्राफ है और दूसरा करंट जो रेड कलर का ग्राफ है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हेयर, नाउ दे हैव द फेस डिफरेंस। साइन यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग EMF है, इट इज हैविंग फेस ωt एंड करंट इज हैविंग द फेस ωt प्लस π/2। अब यहाँ पे दे हैव द फेस डिफरेंस ऑफ π/2, लेकिन कौन लीड कर रहा है और कौन पीछे चल रहा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर अल्टरनेटिंग EMF को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब है π/2 प्लस करंट में जो ωt है उसके प्लस π/2 है, इसका मतलब करंट पहले ही मैक्सिमम हो जा रहा है, राइट। current is getting its maximum value π/2 earlier than the maximum value of EMF. So this is what we understand from here. अगर आप चाहें तो इसको करके भी देख सकते हैं। EMF की वैल्यू मैक्सिमम, राइट, ωt π/2 होगा उस समय, तो करंट की वैल्यू जो है उससे π/2 पहले ही मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि करंट उस समय कितना है, ωt प्लस π/2। तो ये रेड कलर का जो ग्राफ है, दिस इज फॉर द ग्राफ फॉर द अल्टरनेटिंग करंट इन दिस केस। और अगर इसको फेज डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसी तरह से एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, और सबसे पहले हम अल्टरनेटिंग EMF को ही प्लॉट करते हैं, जिसका फेस भी शो कर देते हैं, विच इज ωt। और करंट का फेस डायग्राम से उस चीज़ को समझना ईजी है। और जो करंट का जो फेस है वो कितना है, ωt से π/2 और आगे। तो कहने का इसका मीनिंग क्या निकलता है, दिस इज ωt प्लस π/2 मीन्स इससे π/2 आगे। सो यहाँ पे करंट जो है रिप्रेजेंट करेंगे E के साथ, ये कितना एंगल बनाता है, π/2। तो ये इसका मीनिंग है। यहाँ से हम समझ सकते हैं दैट करंट इज गेटिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू π/2 अर्लियर देन द EMF, अल्टरनेटिंग EMF E। So this is what we understand from the this phase diagram and the alternating value of EMF and alternating value of current in case of a pure capacitive circuit. Okay, now final thing which is left is about this. We can talk about the variation of XL with frequency and XC with the frequency of AC. ये XL क्या है, it is the inductive reactance, इंडक्टर का जो अपोजिशन है, और XC क्या चीज़ है, इट इज़ द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। हमने इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस नाम ना देके इसको रिएक्टेंस नाम दिया है, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर जो हैं, जो इनपुट AC है, AC वोल्टेज है, उसके अकॉर्डिंग अपना जो अपोजिशन है डिसाइड करते हैं, राइट। तो कैसे डिसाइड करते हैं, दिस XL द इंडक्टिव रिएक्टेंस इट इज़ गिवन बाई ωL। जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया अभी, उसके अकॉर्डिंग XL it is just the ωL. So this is the opposition offered by the inductor to the AC. अब यहाँ पे ओमेगा it is nothing but 2 pi into f. F is the frequency of AC, 50 Hz in India, 60 Hz in some other countries. So XL यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू 2 pi f L। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है वो भी ज़्यादा है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी AC को ये क्या करता है, एक तरह से अपोज करता है। और अगर डायरेक्ट करंट के बारे में बात करें तो उसका तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि वो अपने डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। इसका मतलब डायरेक्ट करंट के केस में इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है वो कितना है, 0। इट एक्ट्स एज एन ईजी पाथ फॉर द डायरेक्ट करंट।
So from here we understand that the reactance of the inductor, which is nothing but the opposition of the inductor to the AC circuit, it is directly proportional to the frequency of AC. तो अगर इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दें हम विद द फ्रीक्वेंसी, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको हम फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट कर देते हैं, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, वी गेट ए direct proportionality of XL with respect to F. So we get a straight line graph just as this. If the frequency increases, the reactance also increases. It opposes the high frequency ACs. Okay. Similarly, we can talk about the variation of XC, means capacitive reactance of the capacitor, and this variation with the frequency. So as we have discussed, XC, the capacitive reactance, it is nothing but 1 upon omega C. राइट तो यहाँ से ये हमने पीक वैल्यू ऑफ करंट से हमने ये समझा था विच इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी. सो दिस इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस. तो ओमेगा विच इज 2 पाई एफ अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे एक्स सी हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है ये आ जाता है 1 अपॉन 2 पाई एफ सी. तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, दैट एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इट इज रेसिप्रोकल, इट वेरीज इनवर्सली विद द फ्रीक्वेंसी. सो इस ग्राफ को उसी तरह से हम शो कर देंगे द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स सी एंड एफ अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, एक्स सी अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, कर्व्ड ग्राफ. इट विल नेवर टच द फ्रीक्वेंसी एक्सिस, इट विल नेवर टच द वी कैन से एक्स सी एक्सिस. सो दिस इज द वेरिएशन और वी कैन से रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर एंड ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर. रिएक्टेंस का नाम ही क्या है, रिएक्ट करना. ठीक है. सो रिएक्टेंस यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉरी ये चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंपोनेंट्स ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर. सो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर नाउ. थैंक यू.